अध्याय 7। यूस्टोस आया ड्रैगन से बाहर। क्या देखूं? एडमंड ने पूछा। देखो उस सोने पर क्या बना है, कैस्पियन बोला। एक छोटा सा हथौड़ा है जिसके ऊपर हीरा जड़ा है, ड्रेरियन ने झुककर देखते हुए कहा। ये तो मैंने पहले भी देखा है। देखा है? कैस्पियन बोला। बिल्कुल देखा है। ये नार्निया के एक बहुत महान घराने की निशानी है। ये लॉर्ड ऑक्टेजियन का बाजूबंद है। दुष्ट! रिप्पीचीप ने ड्रैगन से कहा। क्या तुमने नार्निया के लॉर्ड को भी निगल लिया? ड्रैगन ने जोर जोर से सिर हिलाकर ना कहा। या शायद, लूसी बोली, यही लॉर्ड ऑक्टेशियन है जो ड्रैगन में बदल गए हैं, किसी जादू टोने की वजह से। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, एडमंड बोला। सभी ड्रैगन सोना इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये तो कहना मुनासिब है कि ऑक्टेशियन इस टापू से आगे नहीं गए होंगे। क्या तुम पर जादू हुआ है? क्या तुम इंसान हो? ड्रैगन ने जोर जोर से सिर झुलाकर हामी भरी। और फिर किसी ने, वो लूसी थी या एडमंड, तुम कहीं तुम कहीं यूस्टोस तो नहीं? यूस्टोस ने अपना भयानक ड्रैगन का सिर जोर जोर से हिलाया, समंदर में अपनी पूंछ पटकी और सब कूद कर पीछे हट गए, क्योंकि उसकी आंखों से गर्मा गर्म उबलते आंसू के छपाके गिरने लगे। लूसी ने उसे हर तरह से दिलासा देने की कोशिश की और बहुत हिम्मत करके उसके खुरदुरे पपड़ियों वाले चेहरे पर उसको चूमा भी, और लगभग सभी ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, और कईयों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसके साथ थे। जरूर उस जादू को तोड़ने का तरीका होगा और एक दो दिन में वे मिलकर यूस्टोस को ठीक कर लेंगे। आने वाले दिनों में कई बार उसने रेत पर लिखकर बताने की कोशिश की कि वो ड्रैगन कैसे बना, लेकिन बात न बनी। एक तो यूस्टोस को सीधे कहानी बतानी न आती थी, दूसरा उसके पंजों की नसें और पेशियां लिखने की आदी नहीं थी। वो धीरे धीरे लिखता और उसकी बात खत्म करने से पहले ही लहरें आकर सब मिटा जाती थीं। काफी कुछ तो उससे भी पहले मिट चुका था, जिस पर या तो वह खुद ही रेंग चुका था या उसकी पूंछ के सटने से रेत हिल जाती थी, और बची कुची कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। मैं सोने, ड्रैग, मरा, जगह, बाजू, कस, ना, सत्या ना। लेकिन एक बात तो साफ थी कि ड्रैगन बन जाने से यूस्टोस में काफी बदलाव आया था। वह अब मदद करने को उतावला रहता था। उसने पूरे टापू पर उड़ान भरी और पाया कि वह पहाड़ों से भरा था और उस पर सिर्फ जंगली बकरियां और सुअर रहते थे। उनमें से कई का शिकार कर वह सबके खाने के लिए ले आता था, और वह काफी तमीज से शिकार करता था, यानी कि वो अपने शिकारों को तड़पाता नहीं था। कई तो उसने खुद ही खाए, लेकिन हमेशा अकेले में, क्योंकि ड्रैगन होने की वजह से वह शिकार कच्चा खाना ही पसंद करता था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि बाकी उसे मांस फाड़ कर खाते हुए देखें। एक दिन धीमी व थकान भरी उड़ान भरते हुए, लेकिन खूब खुश, वह कैंप में एक बहुत बड़ा पाइन का पेड़ लेकर आया, जो उसने दूर की घाटी से जड़ समेत उखाड़ डाला था और जिससे बड़ा मस्तूल बनाया जा सकता था। शाम को यदि ठंड होने लगती, जैसे कि भारी बारिश के बाद अक्सर हो जाती थी, तब यूस्टोस हर किसी को गर्माहट देता। सभी उसके पास आकर बैठ जाते और उसके एक फुंकार से गीली लकड़ी भी जल उठती। कभी कभी वह कुछ लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ान के लिए ले जाता और वे घूमते हुए नीचे फैली हरी ढलानें, ऊंची चट्टानें, संकरी घाटियां देख सकते, और साथ ही दूर समुद्र के नीले क्षितिज पर पूरब की एक नीली झिलमिलाहट दब्बा भी, जो शायद जमीन थी। यूस्टोस का भी लोगों को प्यारा ना लगा था, और अब जब उसे सब पसंद कर रहे थे, और इससे भी ज्यादा जब उसे लोग अच्छे लग रहे थे, तो वह निराशा में टूटा नहीं। जबकि ड्रैगन होना काफी उदासी की वजह थी। जब भी पहाड़ों के ऊपर उड़ते किसी झील में उसे अपनी शक्ल दिख जाती, तो वह घिन से सहर उठता। उसे तो अपने साथ अकेले रह जाने से भी डर लगता था, और फिर भी दूसरों के साथ बैठने में शर्म आती थी। कभी कभी वह चुपचाप कैंप से दूर चला जाता था और जंगल और पानी के बीच सांप की तरह गोल सिमट कर लेट जाता था। ऐसे मौकों पर रिपी चीप उसका सबसे बड़ा सहारा होता था। वह उदार मन चूहा कैंप में हंसते गाते लोगों के बीच से चुपचाप उठ जाता और ड्रैगन के सिर के पास आ बैठता। वह बस ये ख्याल रखता कि ड्रैगन की नाक से निकलते धुएं से दूर रहे। वहां वह समझाता कि जो यूस्टोस के साथ हुआ उसे किस्मत का चक्र कहते हैं, और यदि वे रेपिचीप के नार्निया वाले घर में होते, यानी कि उसके बिल में, तो वह उसे बड़े बड़े राजाओं, ड्यूक, सूरमाओं, कवियों, प्रेमियों, खगोल शास्त्रियों, दार्शनिकों और जादूगरों के किस्से बता सकता था, जो अमीरी से बेहद दुख भरे हालात में जा पड़े थे, और उनमें से बहुतों की किस्मत फिर पलटी और वे उसके बाद हमेशा खुश रहे। उस वक्त शायद ये बात इतना दिलासा ना दे सकी, लेकिन फिर विनय के इरादे से कही गई थी, और यूस्टोस रिपीचीप की बातें कभी ना भूला।
लेकिन जाहिर है हर किसी को एक ही चिंता सता रही थी कि जब वे फिर से समुंदर में उतरेंगे तब ड्रैगन का क्या होगा। वे काफी कोशिश करते थे कि उसके सामने ये बात ना करे, लेकिन आते जाते इस तरह की बातें उसके कानों में पड़ ही जाती थी कि क्या वो डेक के नीचे पूरा समा जाएगा, हमें सारा सामान नीचे दूसरी ओर रखना होगा ताकि जहाज उलट ना जाए, या क्या उसे पीछे रस्सी से घसीटा जा सकता है, या क्या वह जहाज के साथ साथ उड़ नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी, हम उसे खिलाएंगे क्या। हर दिन यूस्टोस को समझ आ रहा था कि जिस दिन से वह जहाज पर आया था वह उनकी परेशानी की वजह बना हुआ था, और अब तो वह निरी मुसीबत ही बन गया था। और ये बात उसको दिल ही दिल में खाई जा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे वह कंगन उसके बाजू में फंसता चला जा रहा था। वह जानता था कि उसे दांतों से फाड़ने की कोशिश करना परेशानी को और बढ़ाना था, लेकिन वह कभी कभी खुद को रोक ना पाता, खास तौर पर गर्म रातों को। ड्रैगन द्वीप पर उतरने के 6 रात बाद एडमंड की नींद बहुत जल्दी खुल गई। पौ फट रही थी। उसने कुछ हिलने की आवाज सुनी। वह एक कोहनी पर ऊंचा उठा और चारों ओर देखने लगा। उसे लगा कि समंदर के पास कोई काला साया सा चल रहा था। शायद टापू पर कुछ लोग रहते थे। शायद कैस्पियन था, क्योंकि कक्काठी बिल्कुल वैसी थी, लेकिन कैस्पियन उसके पास ही सोया था और अभी हिला तक ना था। एडमंड ने अपनी तलवार ली और तहकीकात करने के लिए उठा। दबे पांव वह जंगल के किनारे गया। वह साया अभी भी वहीं था। अब वह साया कैस्पियन से छोटा लेकिन लूसी से कद में बड़ा था। वह भागा भी नहीं। एडमंड ने तलवार म्यान से निकाली और उस अजनबी को चुनौती देने ही वाला था जब उसने धीरे से कहा, एडमंड, तुम हो? हाँ, तुम कौन हो? वह बोला। जानते नहीं मुझे? दूसरा बोला। मैं हूँ, यूस्टोस। हे भगवान! एडमंड बोला। लेकिन भाई। श्श! यूस्टोस बोला और अचानक लड़खड़ा गया। हेलो, एडमंड ने उसे सहारा देते हुए कहा। क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? यूस्टोस इतनी देर तक चुप रहा कि एडमंड ने सोचा कि वह बेहोश होने को था, लेकिन आखिरकार को वह बोला। बहुत ही भयानक वक्त से निकला हूँ, तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। कहीं और चलकर बातें करें? मैं अभी और किसी से मिलना नहीं चाहता। ठीक है, बल्कि जहाँ तुम चाहो, एडमंड बोला। वही चट्टानों पर बैठते हैं। लेकिन सुनो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम पहले जैसे लग रहे हो। तुम्हारी तो खासी बुरी हालत हुई होगी। वे चट्टानों पर गए और खाड़ी को देखते हुए बैठकर बातें करने लगे। इस दौरान धीरे धीरे सवेरा हो गया। सितारे सभी छिप गए सिवाय एक के, जो ऐन क्षितिज पर चमक रहा था। मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मैं ड्रैगन कैसे बना, वो सभी को एक साथ बता दूंगा, यूस्टोस बोला। लेकिन पता है, मुझे तो अपने ड्रैगन होने का पता भी ना था, जब तक कि मैं यहाँ आया और तुमने वह शब्द मेरे लिए इस्तेमाल ना किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ड्रैगन से वापस यूस्टोस कैसे बना। हाँ, बताओ, एडमंड ने कहा। कल रात में सबसे ज्यादा दुखी था और वह कमबख्त कंगन इतना जोर से दर्द कर रहा था। अभी ठीक है? एडमंड ने तुरंत पूछा। यूस्टोस हंसा और ये हंसी उसके पहले हंसने के तरीके से बिल्कुल अलग थी, और कंगन आसानी से उतार दिया। ये लो, वह बोला, और जिसे अच्छा लगे वह ऐसे ले ले, मेरी बला से। ठीक है, जैसा मैं कह रहा था, मैं लेटकर सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, और फिर लेकिन ये सपना भी हो सकता है, पता नहीं। आगे बोलो, एडमंड ने बेसब्री से कहा। अच्छा, तो मैंने ऊपर देखा, और वह देखा जिसकी कभी उम्मीद ना थी। एक विशाल शेर धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था, और एक अजीब बात थी कि कल रात चांद नहीं निकला था, लेकिन जहां वो शेर था वहां चांदनी थी। तो वह पास और पास और पास आता चला गया। मैं उससे बहुत डर गया था। तुम सोचो कि ड्रैगन होने से मैं किसी भी शेर को आसानी से मार गिराता, लेकिन ये उस तरह का डर नहीं था। मुझे ये डर नहीं था कि वह मुझे खा जाएगा। मैं तो बस उससे ही डर रहा था। मगर समझ आए तो वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैंने अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा। मतलब कि वह बोला? पता नहीं। अब जब तुम पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ कहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे बताया, और मुझे पता था कि जो वह कहेगा वह मुझे करना ही था। तो मैं उठा और उसके पीछे चल दिया, और वह मुझे बहुत दूर पहाड़ों में ले गया। वह चांदनी जैसी रोशनी शेर के ऊपर और चारों ओर थी। हम जहां भी गए, अंत में हम एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे जो मैंने पहले कभी ना देखी थी। उस चोटी पर ऐन ऊपर एक बगीचा था, पेड़ और फल और सब कुछ। उसके बीचों बीच एक कुआं था। मैं जानता था कि वह कुआं था क्योंकि उसमें पानी के बुलबुले दिखाई दे रहे थे। वह बाकी कुओं से कहीं ज्यादा बड़ा था।
जैसे कि बहुत बड़ा गोल हमाम जिसमें संगमरमर की सीढ़ियां उतरती हो। पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी था। मैंने सोचा कि यदि मैं उसमें नहा लूं तो दर्द कुछ कम हो जाएगा, लेकिन शेर ने बोला कि पहले मुझे कपड़े उतारने होंगे। लेकिन याद रख कि मुझे ठीक ठाक नहीं मालूम कि उसने ये सब बोला था या नहीं। मैं तो ये कहने वाला था कि मैं कपड़े नहीं उतार सकता था, क्योंकि मैंने कपड़े पहने ही नहीं थे। फिर उसने मुझे याद दिलाया कि ड्रैगन तो अपने कुछ कुछ सांप जैसी चीज होती है। सांप तो अपनी केंचुली उतार देते हैं। मैंने सोचा शेर का यही मतलब होगा, तो मैंने खुद को खरोचना शुरू किया। चारों ओर मेरी पपड़ियां गिरने लगी। फिर मैंने और गहरे खुरचा और मेरी पूरी खाल उतरने लगी, जैसे किसी बीमारी के बाद, या जैसे कि मैं कोई केला हूँ। 1-2 मिनट में मैं ड्रैगन की खाल में से पूरा बाहर आया। फिर मैं नीचे कुएं में नहाने के लिए उतरने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पानी में अपने पैर डालने लगा, तो मैंने देखा कि वे अब भी खूब सख्त और खुरदुरे और झुर्रियों भरे और पपड़ी वाले थे, पहले की तरह। मैंने सोचा ठीक ही तो है, पहले वाली खाल के नीचे एक और खाल है और मुझे वह भी उतारनी होगी। तो मैंने फिर से खुरचा और उस खाल से बाहर निकला और उसे पिछली वाली खाल के पास छोड़कर फिर से नहाने गया। तो फिर एक और खाल थी। हे भगवान, और कितनी बार ये सब करना पड़ेगा। मैं तो अपनी टांग धोने को तरस रहा था। फिर मैंने तीसरी बार भी खाल उतारी और पानी में देखते ही समझ गया कि कोई फायदा नहीं था। खाल पर खाल। फिर शेर ने कहा, लेकिन पता नहीं वह बोला था या नहीं, मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे। मुझे उसके पंजों से बहुत डर लग रहा था, पर अब तो मैं तंग आ गया था, तो मैं जमीन पर पीठ के बल लेट गया। जो उसने पहली बार मेरी खाल उधेड़ी वो इतनी गहरी थी कि मुझे लगा कि उसके नाखून सीधे मेरे दिल में उतर गए। ऐसा दर्द तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक ही चीज थी जिसने मुझे ये सब सहने की ताकत दी, और वह थी उस खाल को उतरते हुए महसूस करना। तो शेर ने सारी खाल खींच उतारी। फिर वो खाल भी घास पर पड़ी थी, बाकियों से कई ज्यादा मोटी, काली और गांठों वाली। और मैं भी वहां था, चिकना और नर्म जैसे ताजी छिली टहनी, और पहले से कहीं छोटा। फिर उसने मुझे पकड़ा। वह मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब मैं बिना खाल के बहुत कोमल था, और पानी में फेंक दिया। पहले तो बहुत जलन हुई, पर जैसे ही मैंने तैरना और छपाके मारना शुरू किया, तो पाया कि मेरी बाजू से सारा दर्द गायब हो चुका था। फिर मैंने देखा कि क्यों मैं फिर से लड़का बन गया था। मुझे पता है कि कैस्पियन के मुकाबले मेरी बाजुएं तो निरी ककड़ियां हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देखकर कितना खुश था। थोड़ी देर में उस शेर ने मुझे बाहर निकाला और कपड़े पहना दिए। कपड़े पहना दिए? अपने पंजों से? एडमंड ने पूछा। देखो, वह मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह ऐसा किया। नए कपड़े जो मैंने अभी पहने हैं, और फिर अचानक मैं यहाँ था। तब तो मुझे लग रहा था कि मैं जरूर सपना देख रहा हूँगा। नहीं, सपना नहीं था, एडमंड बोला। क्यों नहीं? देखो, पहली बात तो ये नए कपड़े हैं, और दूसरा कि तुम अब ड्रैगन नहीं हो। तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो क्या था? यूस्टोस ने पूछा। मुझे लगता है कि तुमने असलन को देखा है, एडमंड बोला। असलन? यूस्टोस हैरान हो गया। ये नाम तो मैंने काफी बार सुना है, जब से मैं भोर के राही पर आया हूँ, और मुझे लगा मुझे इस नाम से नफरत थी, लेकिन तब तो मुझे हर चीज से नफरत थी। और सुनो, मुझे माफी मांगनी है, मैं तो बहुत ही घटिया और कमीना था। चलो ठीक है, एडमंड बोला। बात मेरे और तुम्हारे बीच है, तो बता दूं कि तुम उतने बुरे नहीं थे जितना कि मैं, जब हम नार्निया पहली बार आए थे। तुम तो निरे गधे ही थे, मैं तो धोखेबाज था। ऐसा है तो मुझे मत बताओ, यूस्टोस बोला। लेकिन असलन कौन है, और तुम जानते हो उसको? ऐसा है कि वह मुझे जानता है, एडमंड बोला। वह है महान शेर, समंदर पार के सम्राट का बेटा, जिसने मेरी जान बचाई और नार्निया को बचाया। हम सभी ने उसे देखा है। लूसी को वह सबसे ज्यादा दिखाई देता है, और हो सकता है कि हम असलन के ही देश की ओर जा रहे हों। थोड़ी देर दोनों ही चुप रहे। आखिरी चमकता सितारा ओझल हो चुका था, और चाहे दाईं ओर के पहाड़ों की वजह से वे उगता सूरज नहीं देख सकते थे, वे जानते थे कि सूरज उग रहा था, क्योंकि उनके ऊपर आकाश और सामने खाड़ी का पानी गुलाबी हो उठा था। फिर उनके पीछे जंगल में कोई तोते जैसा पक्षी चीखा, और उन्हें पेड़ों के बीच किसी के चलने फिरने की आवाज आई। कैस्पियन के सींग की आवाज गूंजी। कैंप में सभी जाग रहे थे। क्या जश्न हुआ जब एडमंड और यूस्टोस कैंप पहुंचे। सभी ने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्या उस ड्रैगन ने लॉर्ड ऑक्टेशियन को बरसों पहले मार दिया था, या वह बूढ़ा ड्रैगन खुद ऑक्टेशियन था। जो जवाहरात यूस्टोस ने अपनी जेबों में ठूसे थे, वे उसके पुराने कपड़ों के साथ ही गायब हो गए थे। लेकिन कोई भी, और यूस्टोस तो बिल्कुल नहीं, दोबारा उस घाटी में खजाना ढूंढने नहीं जाना चाहता था।
अब भोर का राही का मस्तूल भी दोबारा बन गया था और फिर से सफर के लिए तैयार था। लेकिन चलने से पहले कैस्पियन ने खाड़ी के सामने एक ऊंची चट्टान पर ये शब्द खुदवाए। ड्रैगन द्वीप। नार्निया के सम्राट कैस्पियन दशम की खोज। राज्यकाल के चतुर्थ वर्ष में। यहाँ अनुमान है कि लॉर्ड ऑक्टेशियन स्वर्ग को प्राप्त हुए। कहना अच्छा भी है और सही भी कि उस दिन से यूस्टोस बदल गया था। कभी कभी वह पहले जैसा हो जाता था और अभी भी कुछ दिन ऐसे होते थे जब उसे झेलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन सब का क्या ध्यान देना, बदलाव तो शुरू हो चुका था। लॉर्ड ऑक्टेशियन के बाजूबंद की अजब किस्म रही। यूस्टोस उसे नहीं चाहता था और उसने कैस्पियन को देने की पेशकश की। कैस्पियन ने उसे लूसी को दे दिया। वह उसे रखना नहीं चाहती थी। तो ठीक है, जिसके हाथ लगे सो ले। कैस्पियन ने बाजूबंद हवा में उछाल दी। छल्ला हवा में उछला, धूप में चमकता हुआ नीचे आया और रास्ते में आई चट्टान की तीखी नोक पर फंस कर लटक गया। उसे उतारने के लिए उस तीखी चट्टान पर कोई न चढ़ पाया और वह वहीं लटका है, शायद आज तक, और लटका रहेगा जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए।